नो बेसिक्स के इस चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत जो दूसरा राजवंश आता है वो होता है खिलजी वंश। गुलाम वंश को हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। गुलाम वंश का जो आखिरी शासक होता है एक नाबालिग बच्चा होता है, उसका नाम क्यूमर्स होता है और उसका संरक्षक बनाया जाता है जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी को। तो वो उसकी हत्या करके दिल्ली सल्तनत का सुल्तान बन बैठता है। तो इस प्रकार से खिलजी वंश की स्थापना होती है दिल्ली सल्तनत में। अब दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत अगर खिलजी वंश को देखेंगे तो इसका कार्यकाल सबसे कम समय का होता है। 1290 ईस्वी में शुरुआत होती है और 1320 ईस्वी में ये राजवंश समाप्त हो जाता है, इसका शासन समाप्त हो जाता है। मात्र 30 सालों का कार्यकाल होता है खिलजी वंश का और इसके अंतर्गत एक ही राजा महत्वपूर्ण है और उसी से जोड़कर कई प्रश्न एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और वो है अलाउद्दीन खिलजी। तो आज का हमारा मेन जो फोकस होगा, डिस्कशन का सब्जेक्ट होगा, विषय होगा, वो अलाउद्दीन खिलजी ही होगा, क्योंकि उसकी जो शासन व्यवस्था थी वो इतनी प्रभावशाली थी कि अब तक उसे लोग उसका उदाहरण देते हैं। खास करके बाजार नियंत्रण या मूल्य नियंत्रण, काला बाजारी, इन सब चीज़ों के संबंध में अभी भी लोग अलाउद्दीन खिलजी के बारे में उदाहरण देते हैं कि उसके समय में किस तरीके से बाजार नियंत्रण स्थापित किया गया था। कोई भी जो सामान होते थे उसकी काला बाजारी नहीं होती थी, मूल्य पर नियंत्रण स्थापित किया गया था। तो शुरुआत हम करते हैं जलालुद्दीन से। तो जलालुद्दीन ने क्यूमर्स की हत्या करके खिलजी वंश की स्थापना की और उसके बारे में ज़्यादा कुछ है नहीं जानने को। एक महत्वपूर्ण चीज़ जो है उसके बारे में कि मंगोलों का जब आक्रमण भारत के उत्तरी पश्चिमी सीमा पर हो रहा था तो उसमें वो मंगोलों के आक्रमण को असफल करता है। तो उसी के उपरांत उसे एक उपाधि दी जाती है और वो उपाधि दी जाती है शाहिस्ता खान की, और उपाधि दिया जाता है कैकूबाद के द्वारा, जो कि गुलाम वंश का शासक था। दूसरा कह ले या अंतिम से दूसरा शासक था कैकूबाद। तो कैकूबाद के द्वारा शाहिस्ता खान की उपाधि दी जाती है। जलालुद्दीन खिलजी का भतीजा होता है अलाउद्दीन खिलजी। तो दक्षिण भारत के अभियान में अलाउद्दीन खिलजी को भेजता है और देवगिरी के अभियान पर उसको अपने साम्राज्य में शामिल करने के अभियान में अलाउद्दीन खिलजी जाता है देवगिरी में। वहाँ का राजा होते हैं राम प्रताप देव, रामचंद्र देव होते हैं देवगिरी के। तो उस पर वो जीत हासिल करता है और बहुत मात्रा में धन लूट कर लेकर आता है। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि उस लूट का अधिकांश जो हिस्सा होता है धन दौलत संपत्ति का, वो छुपाकर अलाउद्दीन खिलजी अपने पास रख लेता है और कुछ ही समय के बाद जलालुद्दीन की वो हत्या करके शासन पर कब्जा स्थापित कर लेता है, गद्दी पर कब्जा स्थापित करके स्वयं को सुल्तान घोषित कर देता है। तो अलाउद्दीन खिलजी के बारे में हम जानते हैं। जलालुद्दीन के बारे में ज़्यादा कुछ और जानने के लिए है नहीं। इसके बारे में एक दो पॉइंट और जान सकते हैं, जैसे कि वो जलालुद्दीन दिल्ली सल्तनत में अब तक का पहला शासक था जो हिंदुओं के प्रति काफ़ी उदार दृष्टिकोण रखता था। साथ में उसका ऐसा भी मानना था कि जो शासन होता है वो प्रजा के प्रति जवाबदेह होना चाहिए, प्रजा की इच्छा के विपरीत जो है शासन नहीं चलाया जाना चाहिए। तो ये उसके काफ़ी उदार दृष्टिकोण थे। इसके समय में एक और जो घटना हुई थी वो था कि एक ईरानी फकीर थे जिनका नाम सिद्दी मौला था। उनकी हत्या कर दी गई थी, हाथियों से कुचलवाकर उनकी हत्या करवाई गई थी। तो ये एक महत्वपूर्ण घटना है। अंततः जो है अलाउद्दीन खिलजी जलालुद्दीन की हत्या करके स्वयं दिल्ली सल्तनत का सुल्तान बन जाता है। अब हम आते हैं अलाउद्दीन खिलजी के बारे में।
तो जलालुद्दीन जो है वो मात्र 1290 से लेकर 1296 6 वर्षों तक शासन करता है। उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी सुल्तान बनता है। ये अपने आप को जो सुल्तान घोषित करता है पहले, और वो जगह होती है कड़ा मानिकपुर। इस जगह में अपने आप को अलाउद्दीन खिलजी सुल्तान घोषित करता है, और बाद में इसका विधिवत राज्याभिषेक भी होता है दिल्ली में। और दिल्ली में जो बलबन का लाल किला था, लाल महल जिसे कहा जाता है, वहीं पे इसका राज्याभिषेक हुआ था, लाल महल में। तो ये भी कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है कि अलाउद्दीन खिलजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ। तो स्वयं को पहले वो कड़ा मानिकपुर में सुल्तान घोषित करता है और बाद में राज्याभिषेक करवाता है दिल्ली के बलबन महल में, जिसे लाल महल भी कहा जाता है। इसने सत्ता जो हासिल की थी वो जलालुद्दीन को मारकर हथियाई थी। तो इस वजह से इसे एक डर होता था कि जलालुद्दीन के जो समर्थक लोग होंगे उसके विरोधी होंगे। तो उन सब चीज़ों को देखते हुए ये कुछ सिद्धांत लेकर आता है, कुछ नियम घोषित करता है, और उन नियमों को काफ़ी दृढ़ता से पालन भी करवाता है। ये इसकी सबसे बड़ी खासियत होती है कि आप देखते होंगे कि सरकारें जो हैं वो नियम तो लेकर आती हैं, नीतियां भी लेकर आती हैं, अच्छी नीति होते हैं, अच्छे नियम भी होते हैं, लेकिन उसका अनुपालन ठीक ढंग से नहीं हो पाता, क्रियान्वयन उसका सही तरीके से नहीं हो पाता, जिसकी वजह से कोई भी योजना फेल हो जाती है। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी की खासियत यही थी कि इसने जो भी नियम बनाए, जो भी नीतियां बनाई, उन सारे नीति और नियमों को कठोरता पूर्वक लागू किया, सफलता पूर्वक लागू किया। और यही इसकी सफलता का मूल मंत्र भी था, और यही कारण होता है कि इसके समय में खिलजी वंश या दिल्ली सल्तनत अपनी सर्वोच्चता को हासिल कर लेता है। तो राजनीतिक दृष्टि से अगर देखें तो वो अपने चाचा को मारकर राजा बना था, तो उसको एक संदेह होता है, लोगों से डर होता है। तो उस संबंध में वो कुछ नए नियम लेकर आता है और उसको लागू करता है। पहले राजनीतिक के संबंध में राजनीतिक नियम कौन कौन से थे तो वो देख लेते हैं। जलालुद्दीन खिलजी के बारे में हम लोगों ने देखा कि वो एक उदार प्रवृत्ति का व्यक्ति था, और उसका ऐसा मानना होता है कि जनता की इच्छा के विपरीत शासन नहीं चलाया जाना चाहिए। तो अलाउद्दीन की नीति जस्ट उल्टी थी। वो निरंकुश शासन में विश्वास करता था, लेकिन एक बहुत बड़ी खासियत थी कि ये धर्म निरपेक्ष शासन में भी विश्वास करता है। यहाँ पे जब धर्मनिरपेक्ष शासन कहा जा रहा है तो उसका मतलब ये है कि अलाउद्दीन खिलजी ऐसा मानता था कि शासन को और धर्म से अलग रखना चाहिए, ये दोनों एक साथ नहीं चलना चाहिए। अर्थात धर्म के अनुसार शासन का काम नहीं चलाया जाना चाहिए। पहले क्या होता था कि इराक के खलीफा से कोई भी राजा या सुल्तान जो है वो एक प्रशस्ति पत्र कह लें कि प्राप्त करते थे, मान्यता प्राप्त करते थे। उसके बाद इस्लाम के नियमों के आधार पे शासन को चलाते थे। तो अलाउद्दीन खिलजी इसके बिल्कुल विरोधी था, और वो कभी सुल्तान की उपाधि भी धारण नहीं करता है, खलीफा से प्रशस्ति पत्र भी नहीं लेता, मान्यता भी नहीं लेता, वो अपने अनुसार से चलाता है। लेकिन धार्मिक जो उसकी मान्यताएं थी वो अलग थी। तो धर्मनिरपेक्ष अगर यहाँ पे अगर कहा जा रहा है तो उसका मतलब सिर्फ इतना ही है अलाउद्दीन खिलजी के धर्मनिरपेक्षता का, कि वो शासन को और धर्म को दोनों को अलग अलग विषय मानता है। और उसने क्या क्या नियम बनाए, तो पहला नियम क्या बनाया कि खालसा भूमि। आपने देखा होगा कि पहले से एक व्यवस्था चली आ रही थी, इक्ता व्यवस्था। दिल्ली सल्तनत में इल्तुतमिश ने इक्ता व्यवस्था शुरू की थी। उसके अंतर्गत लोगों को जो वेतन दिए जाते थे वो भूमि के बदले भूमि दिया जाता था, जमीन दे दी जाती थी वेतन के बदले में, कोई नगद वेतन नहीं दिया जाता था। इसके अतिरिक्त उपहार के रूप में भी लोगों को जमीन दिए जाते थे, या अन्य किसी तरीके से दान के रूप में भी दिए जाते थे जमीन। तो इस तरीके से जमीन ने काफी ज्यादा आदान प्रदान में था।
तो अलाउद्दीन खिलजी सबसे पहला काम यही करता है कि जिन लोगों को भी जमीनें दी गई थी, जागीरें दी गई थी, उन सारी जमीनों और जागीरों को वो एक सूची तैयार करवाता है और उसको राज्य के अंतर्गत लाया जाता है, उसे छीन लिया जाता है, उसे शासन के अंतर्गत लाया जाता है। ऐसा करने का उसका उद्देश्य यही था कि जो भी जिन्हें भी जागीरें या जमीनें मिली हुई हैं वो एक तरीके से जमींदार बन गए हैं और वो एक स्वतंत्र शासक की तरह उनका व्यवहार होता है। तो अगर उनको आर्थिक रूप से कमजोर कर दिया जाए तो उसके विरोध में वो मजबूत नहीं हो पाएंगे। अगर किसी को विरोध करने की अगर इच्छा भी होती है तो वो विरोध नहीं कर पाएगा क्योंकि वो आर्थिक दृष्टि से कमजोर होगा। तो इसी ख्याल से वो ऐसा काम करता है। वेतन, उपहार और दान ये सारे जो है सो वापिस ले लेता है और ऐसी ही जमीन को खालसा भूमि कहा गया। तो खालसा भूमि कई बार पूछा गया है एग्जाम्स में कि किस तरह की जमीनें होती थी। तो ये पहले जो लोगों को मिले थे जमीन उपहार के रूप में, दान के रूप में, पेंशन के रूप में, वेतन के रूप में, तो उन्हीं जमीनों को वापस ले लिया जाता है। दूसरा क्या इसने नियम बनाया, वो नियम बनाया कि मद्य निषेध लागू किया, अर्थात शराब बंदी लागू की, नशीले पदार्थों के सेवन पे रोक लगाया। इसका ऐसा मानना था कि जहां भी शराब लोग पीते हैं, नशीले पदार्थों का सेवन करते हैं, तो ये एक जमावड़ा का बहुत बड़ा कारण बनता है। और उस जमावड़े में अधिकांश समय क्या होता है कि किसी के विरुद्ध षड्यंत्र रचा जाता है। तो अलाउद्दीन खिलजी को भी डर होता है कि उसके विरुद्ध षड्यंत्र रचे जा सकते हैं, तो इसलिए तो इस पर वो रोक ही लगा देता है। उसके बाद भोज, उत्सव, इन सब चीजों पे भी रोक लगा दिया। अलाउद्दीन खिलजी का यह भी मानना था कि जो भी पार्टी या दावतें दी जाती है तो उसमें भी कई बार षड्यंत्र का माहौल होता है, षड्यंत्रकारी माहौल वहां पे बनते हैं। तो इन सारी चीजों पर वो रोक लगा देता है। और क्या करता है, एक गुप्तचर व्यवस्था को मजबूत करता है। गुप्तचर व्यवस्था तो पहले भी स्थापित थी, बलबन भी कुछ इसी तरीके से शासन को चला रहा था। उसने भी एक गुप्तचर व्यवस्था स्थापित की थी। तो ये गुप्तचर व्यवस्था को और भी सुदृढ़ करता है, मजबूत करता है। और इसके पीछे का भी तर्क वही होता है कि राज्य की जो भी सूचना है वो उसे प्राप्त होनी चाहिए, क्या गतिविधियां चल रही हैं वो भी पता होनी चाहिए। उसके विरुद्ध में अगर कोई षड्यंत्र रचा जा रहा है तो उसकी सूचना भी प्राप्त होनी चाहिए। तो इन्हीं सब चीजों को ध्यान रखते हुए अपने शासन को मजबूत करने के लिए एक मजबूत गुप्तचर तंत्र की व्यवस्था करता है। और गुप्तचर जो होते हैं उन्हें कहा जाता है मने खान कहा जाता है। तो ये शब्द याद रखिएगा, कई बार पूछ लिया जाता है एग्जाम्स में। अब हम देखते हैं कि सैन्य व्यवस्था के अंतर्गत ये क्या क्या सुधार करता है, कौन कौन सी नई चीजें लेकर आता है। तो सैन्य व्यवस्था में सबसे पहला चीज जो करता है वो है हुलिया लिखना। हुलिया लिखने से मतलब है आज की दृष्टि से अगर इसको देखें तो अगर आप कोई भी एग्जाम्स देते हैं तो उसमें आपके बारे में पूरा ब्यौरा मांगा जाता है। आपका पूरा आता पता, आपका हुलिया क्या है, पहचान चिन्ह भी मांगा जाता है, आपका फोटो मांगा जाता है, आपको अपनी हाइट, आपका वजन, ये सारी चीजें आपसे मांगे जाते हैं एग्जाम्स में। कहीं भी अगर आपकी नियुक्ति ली जानी हो या किसी एग्जाम में आप बैठने जा रहे हो तो आप अपने बारे में, आपके बारे में सारी जो फिजिकल चीजें हैं वो मांगी जाती है। तो कुछ इसी तरीके की चीजें उस समय भी शुरुआत की थी अलाउद्दीन खिलजी ने, कि जो भी नौकरी में भर्ती होते थे वो भी खास करके सेना में, उनके हुलिया के बारे में पूरा विवरण लिखा होता था कि आदमी की हाइट कितनी है, वजन कितना है, देखने में कैसा है, इसका पहचान क्या है। तो उसके सारी चीजें जो है सो विस्तार से उसका एक रिकॉर्ड रखा जाता था। इसे ही कहा गया हुलिया लिखना, हुलिया का रिकॉर्ड रखा जाता था। दूसरी चीज क्या की गई,
नगद और नियमित वेतन कर दिया गया। वेतन के बारे में पहले ही बतलाया कि उसने वेतन और पेंशन ये सारी चीजें जो है जमीन के रूप में जो दी गई थी उसे वापिस ले लेता है। तो अब जो है वेतन की एक नई प्रथा शुरू की जाती है। अब वेतन जो है सो नगद के रूप में दिया जाने लगता है, कैश दिया जाने लगता है, और वेतन भी नियमित तरीके से दिया जाता है। नियमित कहने का मतलब है कि एक निश्चित अंतराल में, साधारण रूप से हर महीना समाप्त होने के बाद नेक्स्ट मंथ में वेतन कर दिया जाता है, पेमेंट कर दिया जाता है। तो इस व्यवस्था की शुरुआत की इसने। उसके बाद और क्या करता है, सेना को अस्थायी करता है। पहले क्या होता था कि सेना जो रखी जाती थी तो दो तरीके की सेना की कैटेगरी होती थी। कुछ तो ऐसे सैनिक होते थे जो अस्थायी रूप से होते थे और वो उनकी संख्या कम होती थी। बाकी जो सैनिक है वो युद्ध के समय में भर्ती किए जाते थे। युद्ध जब होना होता था या कहीं कुछ और बात हो जाती थी तो ऐसी स्थिति में सैनिक भर्ती किए जाते थे और युद्ध समाप्त होने के बाद उनकी सेवा समाप्त हो जाती थी। तो अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया कि उसे तो मजबूत शासन स्थापित करना था, तो उसने एक अस्थाई सेना का निर्माण किया कि सेना कोई भी अस्थाई नहीं होगी। ऐसा नहीं होगा कि युद्ध जब होने वाला हो उस समय लिया उसको फिर हटा दिया। ये चीजें नहीं करके वो एक अस्थाई और शक्तिशाली सेना का निर्माण करता है, गठित करता है। इससे क्या हुआ कि सेना जो है वो अब निश्चिंत हो गई कि उसका वेतन निश्चित है, तो उसकी वफादारी जो है अलाउद्दीन खिलजी के प्रति हमेशा बनी रही और उन्हें वेतन के रूप में नगद पैसा मिलता था। तो नगद पैसे जब मिलने लगे, वो भी नियमित रूप से मिलने लगे, तो उसकी एक सुसंगठित सेना और एक विश्वासी सेना जो है सो वो तैयार हो गई। और क्या करता है, घोड़ों को दागने की प्रथा शुरू करता है। यह पहला ऐसा सुल्तान था दिल्ली सल्तनत का जो कि घोड़ों को दागने की प्रथा शुरू करता है। तो कह ले तो सैन्य सुधार और राजनीतिक सुधार में उसने कई अच्छे काम जो है वो किए। अब हम आते हैं बाजार नियंत्रण। ये व्यवस्था जो है ऐसी चलाई थी अलाउद्दीन खिलजी ने कि इसका उदाहरण अभी भी दिया जाता है। अभी भी जब महंगाई बढ़ती है तो लोग अलाउद्दीन खिलजी का नाम ले ही लेते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी ने किस तरीके से मूल्य पर नियंत्रण स्थापित किया था, काला बाजारी को बिल्कुल रोक दिया था। तो इसने क्या क्या चीजें की थी वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले क्या किया था इसने कि 3 तरह के बाजार स्थापित किए। एक बाजार होता था जो कपड़ों का होता था। शुरू में क्या था कि कीमती वस्त्र जो होते हैं उनका एक बाजार लगाया जाता है। तो शुरू में कपड़ों का लगता है बाजार और कीमती कपड़ों का लगता है। बाद में सभी तरह के कपड़े बिकने लगते हैं। तो कपड़ों का एक अलग बाजार होता है। दूसरा है अनाज का, रोजमर्रा की जो जरूरतें होती है खाने पीने की चीजें, तो उसके लिए एक अलग बाजार होता था। और तीसरे तरीके का बाजार होता था जहां पर कि घोड़ा, गुलाम और पशु मतलब जानवर, इन सब चीजों का क्रय विक्रय होता था। वैसे बाजार थे। तो 3 तरह के बाजार स्थापित किए। दूसरा क्या किया जाता है, तो मूल्य नियंत्रण के लिए किया जाता है काम। उसके लिए कई अधिकारी नियुक्त किए जाते हैं, जैसे सहनाए मंडी, इसको बाजार अधीक्षक कहा जाता है। बरीदे मंडी बाजार निरीक्षक कहा जाता है। उसके बाद दीवाने रियासत, इसे बाजार नियंत्रक कहा जाता है। तो इन अधिकारियों का काम होता था कि जो भी खरीद बिक्री जो बाजार में होते हैं उसके दाम निश्चित रहें। व्यापारियों की एक सूची बनाई जाती थी और सारे व्यापारियों की सूची जो है वो रहती थी। उसके बाद एक नाप तौल की व्यवस्था लाई गई कि वो जो बटखरे जो होते हैं वजन करने के लिए, उन्हें जो है सो निश्चित किया गया। ऐसा नहीं कि कोई भी व्यापारी, कोई भी जो दुकानदार होगा किसी भी बटखरे से वजन करके या तौल के
अपनी सामान को बेचे, इस तरीके से नहीं था। तो माप तौल की एक निश्चित व्यवस्था बनाई गई और ये ध्यान रखा जाता था कि कोई भी व्यापारी जो है वो काला बाजारी ना कर सके, अनावश्यक चीजों का जो है वो भंडारण नहीं कर ले, वो जो है सो जिसे ब्लैक मार्केटिंग जिसे कहते हैं, काला बाजारी कहते हैं, कि अनावश्यक रूप से वो जमा करके नहीं रख सके। तो ये व्यवस्था की गई थी और लोगों को सही दाम पे सही वजन का सामान मिले, ये सुनिश्चित किया गया था। और ऐसा कहा जाता है कि कोई व्यक्ति को अगर जितना कम सामान मिलता था, अगर किसी दुकानदार ने वजन में जितना कम दिया है, उतने वजन के बराबर उसके शरीर से मांस को काट लिया जाता था। तो इस तरीके की कठोरता से लागू किया गया था नापतोल और जो है चीजों के सामान को नियंत्रित किया गया था। अधिकतर चीजों के सामानों के दाम जो है सो वो फिक्स कर दिए गए थे। हर तरीके के घोड़ों के बारे में भी कहा जाता है कि जो उच्च कोटि के घोड़े होते हैं, जो कि युद्ध में जिनका उपयोग होता है, उनके दाम ज्यादा थे। 100 टन का उस समय उसका दाम हुआ करता था। जो भार ढोने वाले जो घोड़े होते हैं, खच्चर होते हैं, जो युद्ध में जिनका इस्तेमाल नहीं हो सकता है, उनके दाम 20 से 25 टन का होता था। इसी तरीके से हर एक वस्तु का दाम फिक्स कर दिया गया था और फिक्स करने के बाद यह भी सुनिश्चित किया जाता था कि वो जो सामान है उसी तय किए गए रेट पे ही बेचा जा सके। और इसके लिए ये जो लाए गए थे अलग अलग अधिकारी जो बनाए गए थे, दीवाने रियासत, बाजार नियंत्रक, जो उसके बाद सहनाए मंडी, बरीदे मंडी, इन लोगों का यही काम होता था। अब हम आते हैं अगला सुधार, राजस्व से संबंधित क्या क्या सुधार इसने किए। तो राजस्व व्यवस्था के अंतर्गत भी इसने 2-3 महत्वपूर्ण सुधार किए हैं, वो हम देख लेते हैं। पहली चीज इसने क्या की कि भूमि की पैमाइश करके कर का निर्धारण किया, और ऐसा करने वाला ये पहला व्यक्ति है। पैमाइश कहने का मतलब है आज के समय में जो सर्वे किया जाता है कि जमीनों का एक रिकॉर्ड होता है और सर्वे किया जाता है, जमीन का एक किस्म होता है, किस प्रकार की ये जमीन है, खेती के लायक जमीन है, अनुर्वर है। तो इस तरीके से इसने अलाउद्दीन खिलजी ने किया, जमीनों की पैमाइश करवाई और उसी के अनुसार से कर का निर्धारण किया। और कर जो है बल्कि बढ़ाया गया। पहले साधारणतया 1/3 मतलब 33% के आसपास कर होता था, अब उसे बढ़ाकर 1/2 कर लिया गया, 1/2 कर लिया गया, 50% कर दिया गया। तो कर को बढ़ा दिया गया। अब एक राजस्व की वसूली के लिए, कर संग्रह के लिए एक नया विभाग बनाया गया और इसे राजस्व अधिकारी को कहा जाता था मुस्तक राज, और इसका काम होता था कर का संग्रह करना। उसके बाद कर जो है सो दोनों ही रूप में लिए जाते थे, एक अनाज के रूप में भी लिया जाता था और दूसरा नगद रूप में भी लिया जाता था। नगद इसलिए लिया जाता था कि जो वेतन अब देना है वो तो नगद के रूप में देने की बात थी, नियम बनाए गए, तो उसके अनुसार से नगद पैसे भी होने चाहिए। तो इसलिए जो टैक्स कलेक्शन है वो नगद रूप में भी किया जाता था और अनाज के रूप में भी उससे कलेक्ट किया जाता था और उसको मेंटेन किया जाता था। अनाजों का एक निश्चित स्टॉक जो है वो मेंटेन किया जाता था ताकि बाजार मूल्य जो है वो नियंत्रित रहे। अब ये एक नया कर लाया गया था, चरी और घरी कर। चरी कहा जाता है चराई कर, जानवरों पे लगाया गया था, और दूसरा घरी जिसे घर या मकान पे लगाया जाता था। तो ये 2 नए कर लगाए गए थे और इन्हें सख्ती पूर्वक लागू भी किया गया था। तो इन सारी चीजों को अगर आप देख लें तो आप देखिए कि अलाउद्दीन खिलजी ने कितना जो है अपना विवेकपूर्ण नियम जो है सो लेकर आए थे और उसे लागू भी किया था। राजनीति से संबंधित जो नियम लाए उससे एक षड्यंत्रकारी माहौल को उसने खत्म किया। इससे उसको जो है सो सहायता मिली अपने शासन को मजबूत करने में। उसके बाद
सैन्य व्यवस्था जो लागू किए, उसके अंतर्गत उसको एक अनुशासित सेना मिल गई, उनको पेमेंट सही समय पे देने लगा, एक अस्थाई सेना बन जाती है। उसके बाद फिर बाजार पे बहुत अच्छा नियंत्रण स्थापित किया और कहा जाता है कि इसके शासनकाल में कभी मूल्य बढ़ा ही नहीं, चीजों के दाम कभी बढ़े ही नहीं, इतनी दृढ़ता से लागू किया गया था। टैक्स व्यवस्था के अंतर्गत भी इसने कुछ अच्छे चीज की थी, जैसे पहले जो है वो व्यवस्था होती थी कि जमीन से कितनी क्या उपज हो रही है, कैसी जमीन है, उसको ध्यान में नहीं रखा जाता था। लेकिन ये अलाउद्दीन खिलजी जमीन की पैमाइश करवा के उस पर टैक्स लगाता है। अब हम आते हैं कुछ इसके मंत्री पद जो है वो महत्वपूर्ण है, कभी कभी पूछ लिया जाता है। जैसे दीवाने वजारत वजीर को कहा जाता था या मुख्यमंत्री को कहा जाता था। जो पूरा उसका राज्य था अलग अलग सूबों में बटा हुआ था, प्रांतों में बटा हुआ था, उसके जो प्रमुख होते थे उसको वजीर कहा जाता था या मुख्यमंत्री कह ले। दीवाने रिसालत ये विदेश मंत्री होते थे। दीवाने इंसा ये शाही आदेश को निकालने वाले मंत्री होते थे। दीवाने आरिज ये सैन्य मंत्री होते थे, सेना के काम ये देखते थे। उसके बाद एक अधिकारी होते थे सराय अदल, इन्हें सैन्य अधिकारी भी कहा जाता था। अब हम देख लेते हैं कि अभियान का मतलब है कि अलग अलग जो राज्य है उसको अपने साम्राज्य में शामिल करना है। तो जो स्वतंत्र राज्य थे उनके ऊपर अभियान चलाए गए और धीरे धीरे करके उनको अपने राज्य में शामिल किया गया। तो कई अभियान अलाउद्दीन खिलजी ने चलाए। ये पहला व्यक्ति था जो कि दक्षिण का अभियान चलाता है और उसमें सफल भी होता है। अब तक के दिल्ली सल्तनत के जो सुल्तान थे वो अपने आप को कह लें कि विंध्याचल से उत्तर के क्षेत्र तक ही सीमित रखा हुआ था, लेकिन ये अलाउद्दीन खिलजी पहला व्यक्ति होता है, पहला सुल्तान होता है दिल्ली सल्तनत का कि अपने अभियान दक्षिण भारत में भी चलाता है और सफल भी होता है। तो कुछ जो महत्वपूर्ण अभियान है उनको हम देख लेते हैं। तो एक महत्वपूर्ण अभियान है गुजरात का। गुजरात की खासियत क्या है कि यहाँ पे उसका सेनापति नुसरत खान होता है और इस अभियान में नुसरत खान मलिक कफूर नाम का एक हिजड़ा होता है जो कि बाद में इसका सेनापति बनता है अलाउद्दीन खिलजी का। तो ये दास भी होता है, गुलाम होता है। तो मलिक कफूर से मुलाकात होती है नुसरत खान की और ये मलिक काफूर को खरीद लेता है 1000 दिनार में, इसीलिए मलिक काफूर को 1000 दिनारी भी कहा जाता है। तो कई जगह यह एग्जाम्स में पूछा गया है कि 1000 दिनारी किसे कहा जाता है, तो वो मलिक काफूर को कहा जाता था क्योंकि 1000 दिनार में उसे खरीदा गया था। और यही मलिक काफूर बाद में एक सफल सेनापति साबित होता है अलाउद्दीन खिलजी के लिए। और दक्षिण के जितने भी अभियान चलाए गए वो उन सारे अभियानों का नेतृत्व मलिक काफूर ही करता है। अब हम आते हैं रणथंभौर, ये राजस्थान का इलाका है और रणथंभौर में भी नुसरत खान। यहाँ पे क्या होता है एक्चुअली, पहले जब आक्रमण रणथंभौर पर किया जाता है तो उसका नेतृत्व नुसरत खान करते हैं, सेनापति होते हैं। वही नुसरत खान जो कि गुजरात के अभियान में भी सेनापति थे और गुजरात को जीत लिया जाता है। रणथंभौर में भी सेनापति वही होते हैं, लेकिन राणा सांगा से मुकाबला होता है और राणा सांगा से युद्ध में ये पराजित हो जाता है और मार दिया जाता है नुसरत खान को। उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी खुद अभियान का नेतृत्व करता है और नेतृत्व करने के बाद जो रणथंभौर का किला है उसके बाहर एक घेरा डाला जाता है काफी लंबे समय तक। अंततः जो है सो ये हार जाते हैं रणथंभौर के राजा। और कहा जाता है कि इस अभियान में अमीर खुसरो भी अलाउद्दीन खिलजी के साथ गए थे और फर्स्ट टाइम यहाँ पे
उसने जौहर देखा था, जौहर व्रत को देखा था अमीर खुसरो ने। तो रणथंभौर की जो महिलाएं होती हैं, जो राज परिवार से जुड़ी होती हैं या अन्य जो महिलाएं होती हैं, अपनी इज्जत को बचाने के लिए जौहर व्रत का पालन करते हुए खुद को आग के हवाले कर देती हैं। तो ये जो जौहर व्रत जो है पहली बार देखा था अमीर खुसरो ने इसी रणथंभौर के अभियान में। चित्तौड़ का अभियान चलाया जाता है। चित्तौड़ काफी ज्यादा फेमस है क्योंकि फिल्म जो बनी है पद्मावती, तो वो इसी घटना पे आधारित है, इसी अभियान से जुड़ा हुआ है। चित्तौड़ का अभियान है। इस अभियान के बारे में कहा जाता है कि यहाँ के राजा रतन सिंह थे और उनकी पत्नी थी पद्मावती। अब पद्मावती की सुंदरता के किस्से बहुत ज्यादा चर्चा में था। कहा जाता है कि वो सबसे खूबसूरत महिला थी उस समय। तो अलाउद्दीन खिलजी जो है सो उससे विवाह करना चाहता है, या कुछ लोग ये भी कहते हैं, कुछ इतिहासकार ये भी कहते हैं कि सिर्फ वो देखना चाहता था। एक बार वो देखना चाहता था कि पद्मावती इतनी सुंदर जिस महिला को कहा जा रहा है तो उसे एक बार देख तो लूं। तो ये उसकी इच्छा थी और इसी इच्छा की खातिर वो यहाँ चित्तौड़ पे आक्रमण करता है। होता क्या है, युद्ध में राणा रतन सिंह मार दिए जाते हैं। उसके बाद रानी पद्मावती जो है अन्य महिलाओं के साथ में, अन्य जो राजसी महिलाएं होती हैं या जो भी महिलाएं हैं वो उनके साथ में सामूहिक रूप से जौहर कर लेती है। तो ये घटना होती है और इसी पे फिल्म बनी है पद्मावती। और इस घटना की जानकारी कहाँ से मिलती है, तो पद्मावत नाम की एक रचना की गई है मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा। और मलिक मोहम्मद जायसी कौन होते हैं, तो शेर शाह सूरी के दरबार में रहने वाले एक कवि होते हैं, एक रचनाकार होते हैं। मलिक मोहम्मद जायसी एक इतिहासकार होते हैं। तो उन्होंने पद्मावत की रचना की थी और उन्हीं की किताब से ये इस घटना के बारे में जानकारी मिलती है, रानी पद्मावती के बारे में पता चलता है। चित्तौड़ को जीत लेने के बाद क्या किया जाता है, तो उसका नाम बदलकर खिजराबाद कर दिया जाता है। और खिजर खान खिलजी जो है अलाउद्दीन खिलजी के बेटे का नाम था, तो चित्तौड़ को सौंप दिया जाता है खिजर खान को ही, और बाद में चित्तौड़ का नाम बदलकर खिजर खान खिजराबाद कर दिया जाता है। अब हम दक्षिण के अभियान को देख लेते हैं। तो दक्षिण का जो अभियान है मुख्य रूप से जैसा कहा कि सबसे बड़ी भूमिका थी मलिक काफूर की। उसके बाद ये भी आपको ध्यान होगा, जैसा कि हमने चर्चा किया कि जलालुद्दीन खिलजी के समय में ही दक्षिण के अभियान के लिए अलाउद्दीन खिलजी को भेजा गया था और वो देवगिरी में रामचंद्र देव को वो पराजित भी करता है। उसके बाद क्या होता है कि वो रामचंद्र देव अपने आप को एक स्वतंत्र शासक की तरह व्यवहार करने लगते हैं। तो उसका नतीजा होता है कि फिर से देवगिरी का एक अभियान चलाया जाता है और रामचंद्र देव पराजित हो जाते हैं और वो अभियान चलाया जाता है मलिक काफूर के नेतृत्व में। और उनकी बेटी होती है इला पल्ली, उससे शादी करता है अलाउद्दीन खिलजी। उसके बाद कुछ समय के बाद फिर और देवगिरी में विद्रोह होता है, एक और नए शासक आ जाते हैं शंकर देव, जिनका सिंघन तृतीय के नाम से भी जाने जाते हैं। तो ये फिर से अपने आप को स्वतंत्र घोषित करते हैं और फिर से मलिक काफूर को भेजा जाता है और उस युद्ध में शंकर देव मारे जाते हैं। तो पूरी तरीके से देवगिरी पर नियंत्रण स्थापित कर लिया जाता है। वारंगल का अभियान ये भी काफी महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण क्यों है, तो यहाँ पे कोहिनूर हीरे की प्राप्ति हुई थी। वो कैसे हुई थी, तो प्रताप रुद्रदेव यहाँ के राजा होते हैं। मलिक काफूर इस अभियान का भी नेतृत्व करते हैं, उसे हरा देते हैं और हराने के बाद उनको जो प्राप्त होता है भेंट स्वरूप, जो प्रताप रुद्रदेव अपनी जान बख्शने और क्या कह लें, एक जान बख्शने के एवज में या जो भी कह लें
उसके एवज में उपहार देते हैं, और उपहार में सोने की मूर्ति देते हैं और कोहिनूर हीरा देते हैं। और यही कोहिनूर हीरा और सोने की मूर्ति जो है अलाउद्दीन खिलजी को पेश किया जाता है। और वहीं से कह लें, एक पहले से भी एक कहानी चली आ रही थी कोहिनूर हीरा के बारे में, बाद में और भी इसकी कहानी आगे बढ़ती है। तो दिल्ली सल्तनत में इस प्रकार से कोहिनूर हीरा पहुंचता है। बाद में ये दिल्ली सल्तनत या दिल्ली में ही वह कोहिनूर हीरा रहता है। जब वो मुगलों तक पहुंचता है तो अंततः मोहम्मद शाह के समय में नादिर शाह आक्रमण करता है दिल्ली पर, वो ईरान लेकर चला जाता है कोहिनूर हीरे को। उसके बाद ईरान में भी क्या होता है कि नादिर शाह की हत्या होती है अहमद शाह अब्दाली के द्वारा। उसके बाद अहमद शाह अब्दाली का बेटा जो है, उसका नाम शाह सूजा जो है वो कोहिनूर हीरा लेकर भागता है और वो महाराणा रंजीत सिंह को देता है। तो इस प्रकार से वो सिखों के पास चला जाता है। अंततः सिख भी हरा दिए जाते हैं और ये अंग्रेजों के पास में पहुंच जाता है। और ये बात होती है डलहौजी के समय में, लॉर्ड डलहौजी। तो डलहौजी के पास जब वो कोहिनूर हीरा पहुंचता है तो वो अंततः इंग्लैंड की जो महारानी होती है विक्टोरिया, उनके पास में भेज दिया जाता है। तो ये जो कहानी शुरू होती है, कोहिनूर हीरा किस तरीके से दिल्ली पहुंचता है, उसके बाद उसकी कहानी चलती है। तो ये कोहिनूर हीरा इन्हें वारंगल के अभियान से प्राप्त हुआ। अलाउद्दीन खिलजी ने एक उपाधि भी धारण की थी। वो अपने आप को सिकंदर सानी कहते हैं या द्वितीय सिकंदर भी कहते हैं। इनका जो साम्राज्य व्यवस्था इतने सुचारू ढंग से और इतना बढ़िया तरीके से चल रहा था, किसी तरीके का विद्रोह नहीं होता है। कोई विद्रोह अगर करने की कोशिश भी करते हैं तो उसको दबा दिया जाता है। एक मजबूत सेना थी और मूल्य नियंत्रण जिस प्रकार से इन्होंने किया था, बाजार नियंत्रण, कर व्यवस्था जिस तरीके से लागू किया था, तो प्रजा जो है वो भी काफी खुश थी। तो अलाउद्दीन खिलजी का समय एक अच्छा समय था। तो उसमें अलाउद्दीन खिलजी में अब ये भावना जगती है कि उसे विश्व विजेता बनना है। हालांकि इस अभियान को वो शुरू नहीं करता है, किसी की सलाह पर इस अभियान को वो बंद कर देता है, इस विचार को वो त्याग देता है। तो सिकंदर की तरह वो विश्व विजेता बनने का भी ख्वाब रखता था, लेकिन किसी के सलाह पर वो उस अभियान को शुरू नहीं करता है, उस विचार को छोड़ देता है। तो सिकंदर सानी की उपाधि धारण करता है और द्वितीय सिकंदर भी कहा जाता है। इसके बाद जो है एक बहुत कम समय के लिए एक शासक आते हैं शिहाबुद्दीन उमर, और मात्र 35 दिन ही ये शासन कर पाते हैं। तो दिल्ली सल्तनत में जो सबसे कम समय तक शासन करने वाला जो व्यक्ति होता है वो शिहाबुद्दीन उमर ही होता है। सिर्फ एकेडमिक पर्पस से इनका नाम याद रखना काफी है। उसके बाद अगले जो शासक बनते हैं, सुल्तान बनता है, वो है कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी। 1316 से लेके 1320 4 साल के लिए ये सुल्तान बनता है। और इसके बारे में कहा जाता है कि ये पागल किस्म का आदमी था और उसकी जो हरकतें भी जो है उसी प्रकार की होती थी। स्वयं को पहले क्या करता है, खलीफा ही घोषित कर देता है। खलीफा तो बगदाद में बैठते हैं, लेकिन खुद को ही वो खलीफा घोषित कर देता है। और उपाधि धारण करता है, अल वासितुल्लाह की उपाधि धारण करता है। जो इराक के खलीफा होते हैं उनके कुछ इसी तरीके के नाम होते हैं, तो वैसा ही नाम ये धारण करता है उपाधि के रूप में। बर्नी इसके बारे में कहता है, उन्होंने पागल तो नहीं कहा, लेकिन कहा कि उसकी हरकतें कुछ पागलों की तरह है। वो क्या करता था, तो कई बार वो दरबारियों के बीच में नंगे दौड़ा करता था, नग्न अवस्था में दौड़ा करता था। कई बार वो क्या करता था कि स्त्री के भेष में, स्त्री के कपड़े पहनकर वो दरबार में आकर बैठ जाता था और दरबार चलाता था। तो ये कुछ पागलों सी हरकतें उसकी थी। एक मंत्री बनाता है खुसरो को, नासिरुद्दीन खुसरो उसका नाम है। और ये खुसरो क्या है कि पहले एक हिंदू होता है और बाद में अपने आप को मुस्लिम में कन्वर्ट कर लेता है। तो वही जो है सो इसका मंत्री बनता है। जब ये इसका मंत्री बनता है तो यही इसकी हत्या करके
खुद को सुल्तान बना लेता है। नासिरुद्दीन शाह हालांकि ज्यादा नहीं, 4-5 महीने के लिए ही ये सुल्तान रह पाता है। हिंदू से मुस्लिम में कन्वर्ट हुआ था। अब इसने क्या किया, इसने भी एक उपाधि धारण की। इसका जो राजा था वो अपने आप को खलीफा घोषित करता है, ये अपने आप को और एक कदम आगे बढ़कर पैगंबर का सेनापति ही घोषित करता है खुद को। इसके समय में क्या हुआ कि मुस्लिमों ने एक अभियान चलाया इसके विरुद्ध में, और ऐसा कहा कि इस्लाम खतरे में है, इस्लाम का शत्रु है, इस तरह की चीजें इसके बारे में उड़ाई गई। और अंततः जो है गयासुद्दीन तुगलक वो इसकी हत्या कर देता है। इसलिए वो गाजी की उपाधि भी धारण करता है, क्योंकि गाजी जो उपाधि है कुरान के अनुसार से अगर देखें, खलीफा और शरीयत के अनुसार से, तो काफिरों की हत्या करने वाले को गाजी कहा जाता है। तो वही गाजी की उपाधि गयासुद्दीन तुगलक धारण करता है और इसकी हत्या करके एक नए राजवंश के शासन की स्थापना करता है, और वो है तुगलक वंश। तो नेक्स्ट वीडियो में हम तुगलक वंश के बारे में जानेंगे। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा हो तो इसे शेयर करिए स्टूडेंट्स और अपने नज़दीकी लोगों के बीच में। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन वाली घंटी जरूर से बजा दीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।